हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सागर एक बार फिर से आपके अपने परिवार कौटिल्य 365 में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग भूगोल की क्लास को पढ़ रहे थे, भूगोल की क्लास में हमने भूआकृतिक प्रदेश, भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा आपसे की थी, जिसमें हमने बहुत सारी क्वारीज को समझने का प्रयास किया था। और आशा करते हैं जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शानदार रहे होंगे और आप उन सभी लास्ट वीडियो लेक्चर को देख के चलें। और अभी हम नेक्स्ट क्लास में आके आपको डिस्कस करेंगे उन टॉपिक के एमसीक्यू को लेकर, जो भी लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे वो वीडियो के, एसएससी के, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एस, किसी भी एग्ज़ाम में आरओ में आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को लेकर हम आएंगे एक दिन, जिसमें हम आपसे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं, जिसे हम सामान्य तौर पर अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बोलें तो इसे ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें हम नदियाँ, झीलें, झरने, इन सभी के बारे में बात करने का प्रयास करेंगे। थोड़ी सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी आती हैं, कुछ नदियों से रिलेटेड भी परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि परियोजनाओं का टॉपिक एक अलग है अपने आप में, लेकिन उसको हम थोड़ा थोड़ा नदियों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम पूरी परियोजनाओं को एक टॉपिक में समेटने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो भारत के भूगोल में अपवाह तंत्र को लेके पढ़ेंगे आज हम। ड्रेनेज सिस्टम, इसे ड्रेनेज सिस्टम के नाम से जानते हैं, अपवाह तंत्र। इस अपवाह तंत्र के टॉपिक में हम कुछ चीज़ें बता दें आपको, जैसे इसमें नदियाँ, जलप्रपात, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सी परियोजनाएं, तो टॉपिक में हम झीलों के बारे में बात कर लेंगे आपसे। ये कुछ टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक को लेके हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे इस टॉपिक में वो नदियों को पढ़ेंगे हम। सेकंड लास्ट में हम नदियों के साथ साथ में हम सेकंड लास्ट में हम ये परियोजनाओं को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी परियोजनाएं किस किस नदी पर संबंधित हैं, या इनमें कौन सी परियोजनाएं ऐसी हैं जो किसी देश की सीमा से लगी हुई हैं, उनका विवाद भी है या नहीं है, इनको लेके बात करेंगे आपसे हम। फिर लास्ट क्लास में हम आपसे जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, और रही बची बात झीलों की, उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे नदियाँ, और जिसे हम अपवाह तंत्र का सबसे अच्छा टॉपिक मानने का प्रयास करते हैं। अगर हम नदियों की बात करें, नदियाँ हैं, नदियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नदियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक है हिमालयी नदी तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र का मतलब ये हुआ कि ऐसी नदियां जो हिमालय वाले सेक्शन से निकल रही हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में क्या है कि ऐसी नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत से निकल रही हैं। तो आप समझ में आ गया होगा, ये उत्तर भारत की नदियां होंगी। अगर हम सामान्य तौर पे अगर बात करें तो इन्हें हम उत्तर भारत की नदियां, ऐसी नदियां जो उत्तर भारत से निकल रही होंगी, उत्तर भारत से उद्गम हो रहा होगा, और ये ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम दक्षिण भारत से हो रहा होगा। और वो तो आप जानते ही हैं कि उत्तर भारत दक्षिण भारत को बांटने का कार्य विंध्याचल पर्वत श्रेणी करती है, जिसे हम भारत के विभाजक के नाम से जानते हैं। बताया भी था हमने आपको, ये भारत का विभाजक विंध्याचल पर्वत श्रेणी करती है, जिसका विस्तार पश्चिम से पूर्व के क्रम में चलते हैं तो हम गुजरात में देखते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखते हैं, मध्य प्रदेश में देखते हैं, बिहार में देखते हैं, झारखंड में। स्टाफ से बताया था आपको हमने, ठीक है। इसमें और समझने का प्रयास करें, हिमालयी जो नदी तंत्र है इसको हम तीन भागों में पढ़ने के दृष्टिकोण से हम इसे तीन भागों में बांट सकते हैं। इसमें मेरे पास सिंधु नदी तंत्र है,
सिंधु नदी तंत्र। नदी तंत्र से आशा ये हुई कि यहाँ पे सिंधु नदी, सिंधु की सहायक नदियों को लेके बात करेंगे हम। यहाँ पे फिर नेक्स्ट मेरे पास गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी तंत्र है, तंत्र का मतलब पूरा सिस्टम, गंगा नदी व उसकी सहायक नदियाँ। यहाँ पे मेरे पास ब्रह्मपुत्र, नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, इधर हम बात करें प्रायद्वीप में, तो प्रायद्वीप से समझ में आ गया होगा आपको कि अगर हम प्रायद्वीप को देखें तो ये मेरे पास प्रायद्वीपीय भारत है, इधर अरब सागर है, अरब सागर है, और इधर हमारे पास बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। तो कुछ नदियां ऐसी होंगी जो यहाँ से निकल रही होंगी, कुछ नदियां प्रायद्वीपीय सेक्शन से निकलती हुई इस टाइप से आती हुई अरब सागर की तरफ गिर रही होंगी इस टाइप से। कुछ नदियां ऐसी होंगी टहलती हुई इस टाइप से बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी की तरफ गिर रही होंगी। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को हम सामान्यतः अगर बांट के देखें तो इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे कैसे? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अब यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे अरब सागर में कौन कौन सी गिरती हैं। जिसमें माही, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी। हालांकि लूनी अरब सागर में ना गिरते हुए गुजरात में पड़ता है कच्छ का रन, कच्छ का रन, और कच्छ के रन में ये जो लूनी नदी है वो कैसी हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो आशा करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। कौन कौन सी नदियाँ? माही, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और लूनी। लूनी अरब सागर में ना गिर के गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। क्योंकि इस साइड हम इसलिए पढ़ लेते हैं ऐसे क्योंकि ये अरब सागर की तरफ ही क्या हो रही होती है, बह रही होती है। अपवाद क्षेत्र भी इसका किधर होता है, अरब सागर की तरफ होता है। इधर हम बात करें, इधर कौन कौन सी नदियां हैं? इधर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, पेन्नार, वैगई, तुंग भद्रा। कौन कौन सी है? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, पेन्नार, वैगई, तुंगभद्रा। ये नदियाँ कौन कौन सी हैं? ये बंगाल की खाड़ी की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। इनको भी ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। या सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अरब सागर की तरफ गिरती हैं या अरब सागर में मिलती हैं, या निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ इधर बंगाली खाड़ी की तरफ बहती हैं। नदियों की थोड़ी सी बात करें, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जितनी भी नदियाँ हैं, जितनी भी नदियाँ इधर अरब सागर की तरफ गिरती हैं, समझने का प्रयास करेंगे ढंग से, देखेंगे एक बार। जितनी भी नदियां हैं अरब सागर की तरफ गिरती हैं इस टाइप से आके, ये सबकी सभी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी का निर्माण क्यों करती हैं?
एस्चुरी का मतलब ये होता है कि जब कोई नदी सागर या महासागर में मिले तो सीधी ही मिल जाए, किसी भी प्रकार के दलदल का निर्माण ना करे, उसे हम एस्चुरी के नाम से जानते हैं। कैसे? क्योंकि ये है पश्चिमी घाट, ये हमारे पास पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट में भ्रंशन हो रहा है। पश्चिमी घाट में क्या हो रहा है? भ्रंशन हो रहा है। और पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी हिस्सा है, ये वाला पश्चिमी घाट का भी जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें दरार पड़ रही है बीच बीच में, और दरार की वजह से क्या हो रहा है? दरार की वजह से ये हिस्सा अरब सागर में डूब रहा है और इसका ढलान कैसा हो रहा है? तीव्र। पश्चिमी घाट का ये ढलान कैसा है? इसका जो ढलान है, ढलान तीव्र है, और ढलान तीव्र होने की वजह से नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं, बना कि डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, इस टाइप समझने का चित्र में देखेंगे। यहाँ पर ये ढलान है, ये ढलान कैसा है? ये तीव्र ढलान है। क्या है? ये तीव्र ढलान है। और तीव्र ढलान की वजह से नदियां जो अवसाद बहाकर लाती हैं उन अवसादों को तट पे छोड़ नहीं पाती हैं, जिस वजह से क्या होता है? सीधा ही अवसाद सागर या महासागर में मिल जाता है। तो तीव्र ढलान से नदियों के जो अवसाद हैं, जो अवसाद हैं, अवसाद वो किनारे पे जमा नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से ये नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगर हम इधर बात करें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की, अगर हम बात करें बंगाल की खाड़ी में, तो इधर ढलान कैसा है? इधर ये ढलान कैसा है? मंद है। कैसा ढलान? मंद है। यहाँ पे ढलान मंद है। और ढलान जब मंद होता है तो स्वाभाविक सी बात है, नदियों के द्वारा जो बहाकर लाए जा रहे अवसाद, जो बहाकर लाए जा रहे हैं, वो किनारे पे छोड़ दिए जाएंगे। और किनारे पर जब छोड़ दिए जाएंगे तो यहाँ पे डेल्टा बनेगा, एक दलदल बनेगा। तो इस साइड की नदियाँ कैसी हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण। इस साइड की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डेल्टा का मतलब ही क्या है? एक दलदल का निर्माण कर रही होती हैं। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्योंकि पूर्वी घाट का ढलान कैसा है? पूर्वी जो घाट है बेटा, पूर्वी घाट का ढलान कैसा है? थोड़ा सा मंद है। और पश्चिमी घाट का ढलान कैसा है? थोड़ा सा तीव्र है। ढलान इसका कैसा है? तीव्र है। ढलान तीव्र होने की वजह से ये नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ढलान मंद होने की वजह से ये नदियाँ अवसादों को नदियों के किनारे या सागर महासागर किनारे निक्षेपित करके छोड़ती चली जाती हैं। इस वजह से यहाँ क्या होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। और डेल्टा का जब निर्माण होता है तो छोटी छोटी झील नुमा क्या बनती है? यहाँ पर आकृति बनती है। और जब झील नुमा आकृति बनती है उन्हें स्थानीय भाषा में बील कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? हम लोग स्थानीय भाषा में इन्हें बील कहा जाता है। आशा करते हैं ये आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि एस्चुरी नदियाँ क्यों बनाती हैं। पश्चिमी घाट में गिरने वाली नदियाँ सबकी सब एस्चुरी का निर्माण करती हैं और पूर्वी घाट पे गिरने वाली सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये बात क्लियर हुई होगी आपको। नेक्स्ट टॉपिक हम समझने का और प्रयास करते हैं। भारत की दो नदियाँ ऐसी हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों की दोनों ही नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ये कहाँ से बहती हैं? ये भ्रंश घाटी से कर बहती हैं। और भ्रंश घाटी का मतलब क्या है? भ्रंश घाटी से आशा ये है, समझने का प्रयास ये करेंगे कि किसी पर्वत श्रेणी के बीच में ये बहती होगी, किसी पर्वत श्रेणी के बीच में ये बहती होगी। कैसे देखेंगे? हमारे पास एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सबको पता है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ठीक है। विंध्याचल के नीचे एक सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के नीचे
यहाँ पर सतमाला पर्वत श्रेणी है। ये कौन सी है? विंध्याचल। ये सतपुड़ा और ये सतमाला। जब प्रायद्वीपीय पठार की आंतरिक पहाड़ियाँ पढ़ाई थी उसमें हमने बताया था कि विंध्याचल, भांडेर, कैमूर और पार्श्वनाथ की पहाड़ियों को मिलाकर इसे भांडेर प्लस कैमूर प्लस पार्श्वनाथ की पहाड़ियों को मिला दिया जाता है तो कौन सी बनती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और इसी पर्वत श्रेणी को हम भारत के विभाजक के नाम से भी जानते हैं। सतपुड़ा किससे किससे बनती है? ये महादेव प्लस मैकाल पर्वत श्रेणी से बनती है महादेव। अब यहाँ क्या हुआ, इसी के मध्य में एक नदी बहती है, इस टाइप से बहती चली आ रही होती है इस टाइप से। ये कौन सी नदी है? नर्मदा। नर्मदा नदी है। इसी तरीके से यहाँ से नदी बहती हुई आती है अरब सागर की तरफ, इसे हम कहते हैं ताप्ती नदी। ये कौन सी नदी है? ये ताप्ती नदी। तो ये समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर कभी क्वेश्चन पेपर में आए कि नर्मदा नदी किन किन घाटियों के मध्य में होकर बहती है, किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में बहती है, तुरंत आप कहेंगे कि नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य में होकर बहती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा और सतमाला पर्वत श्रेणी के मध्य में होकर बहती है। तो आशा करते हैं ये सारी बातें आपको क्लियर कट हो गई होंगी। तो ये हमने कुछ बेसिक तथ्यों की बात की आपसे। बेसिक तथ्यों में हमने ये जाना कि कैसे कैसे नदियों का बेसिक स्ट्रक्चर था। आज हम जो शुरू करेंगे, आज हम शुरुआत करने वाले हैं आज आपसे हिमालयी नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र। और हिमालयी नदी तंत्र को हमने 3 भागों में बांटा था, बताया था, जिसमें हमने सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात की। सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे हम इसमें सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा सिंधु नदी तंत्र। क्या रहने वाला है? सिंधु नदी तंत्र। थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे हम। ये हमारे पास भारत का मैप है और भारत के मैप में आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। ये इस वाले एरिया को कहते हैं हम तिब्बत, इसे हम कहते हैं तिब्बत। और तिब्बत में एक झील है मानसरोवर, मानसरोवर। तिब्बत के मानसरोवर से एक स्थान पड़ता है यहाँ पे बोखरचू। कौन सा स्थान पड़ता है? बोखरचू। बोखरचू नामक स्थान से एक नदी का उद्गम होता है। नदी का उद्गम होता है यहाँ से बहते हुए, इस टाइप से बहते हुए अरब सागर में आके गिर जाती है। अब कैसे कैसे समझने का प्रयास करेंगे इसे। तिब्बत के मानसरोवर के निकट बोखरचू नामक स्थान से सिंधु नदी का उद्गम होता है और जहां पर इसे तिब्बत में से सिंगी खब्बान, तिब्बत में से सिंगी खम्बान या ऐसे शेरमुख के नाम से हम जानते हैं। और भारत में ये दमचौक नामक स्थान से, भारत में ये दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है और चिल्लास नामक स्थान से ये बाहर निकलती है। यानी क्या समझेंगे? लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर के चिल्लास से बाहर निकलने का प्रयास करती है। तो दमचौक कहाँ पड़ता है? ये
दमचौक, लद्दाख में, और जम्मू कश्मीर चिल्लास कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर है। क्यों ऐसा हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को दो भागों में तोड़ दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो यूटी अस्तित्व में हमारे आ गए, जिस वजह से इधर वाले एरिया को लद्दाख बना दिया गया, इधर वाले एरिया को जम्मू कश्मीर बना दिया गया, ये थाई बना दिया गया। और ये नदी जो है भारत में लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है और चिल्लास से क्या निकलती है? बाहर निकलती है। और निकलते हुए पाकिस्तान के पूर्वी शहर, पाकिस्तान के पूर्वी शहर कराची के निकट अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिर जाती है। तो ये पाकिस्तान का पूर्वी शहर और यहाँ कराची के निकट ये अरब सागर में इस टाइप से आके ये यहाँ पे आके ऐसे गिर जाती है। तो आशा करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। क्या समझा हमने कि सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट बोकाचू नामक स्थान से होता है और यह नदी भारत में लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है, जम्मू कश्मीर की चिल्लास से बाहर निकलती है। इस नदी की हम बात करें तो इस नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी 2880 किलोमीटर यानी कि 2880 किलोमीटर क्या है? इसकी लंबाई है। और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे भारत में कितनी बह रही है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में तो ये भाई साहब इतनी ही तो बह रही है। ये हिस्सा किसका है? ये इतना हिस्सा भारत का है। और भारत में कितनी बहती है? ये दमचौक से लेकर चिल्लास तक। तो भारत में ये 1114 किलोमीटर, ये नहीं है 1114 किलोमीटर का सफ़र कहाँ तय करती है? भारत में तय करती है। और समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर पुंजी नामक स्थान पर गिलगिट के समीप जम्मू कश्मीर में पास पड़ता है गिलगिट, और गिलगिट के समीप स्थान पड़ता है बुंजी। यहाँ स्थान पड़ता है बुंजी। बुंजी नामक स्थान पर नेक्स्ट है कि बुंजी गिलगित के समीप, गिलगित के समीप पुंजी नामक स्थान पर विश्व का सबसे गहरा नदी गॉर्ज का निर्माण करती है। विश्व का सबसे गहरा नदी गॉर्ज का निर्माण करती है। तो ये ध्यान रखना कि भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? सिंधु, जिसे हम हिमालय नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। और यह नदी विश्व का सबसे गहरा नदी गॉर्ज बनाती है। कहाँ पर? गिलगित के समीप बुंजी नामक स्थान पर। और कितना गहरा गड्ढा है ये? गॉर्ज का मतलब क्या होता है? गॉर्ज का मतलब क्या है? गड्ढा। और ये गड्ढा जो है वो 5181 मीटर गहरा है। कितना मीटर गहरा है ये? 5181 मीटर गहरा, 5181 मीटर गहरा गड्ढा बना देती है ये गिलगित के समीप बुंजी नामक स्थान पर। तो यहाँ पे क्या बना देती है ये? 5181 मीटर गहरा गड्ढा। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा कि सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट बोकाचू नामक स्थान से होता है। तिब्बत में सिंधु नदी को शिंगी खब्बान या शेरमुख के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी लद्दाख के दमचौक से भारत में प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर के चिल्लास से ये बाहर निकलती है और बाहर निकलकर पाकिस्तान के पूर्वी शहर कराची के निकट अरब सागर में आके गिर जाती है। इसके बाद हमने ये देखा कि इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। भारत में कितनी बहती है ये? 1114 किलोमीटर। और गिलगित के समीप बुंजी नामक स्थान पर यह नदी विश्व का सबसे गहरा नदी गॉर्ज बनाने का कार्य
करती है। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम समझने का इसी में प्रयास करें, हम देखेंगे नेक्स्ट। अब तो कभी आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे गहरा नदी गौर कौन सी बनाती है, तो नदी गौर जो बनाती है वो कौन सी? सिंधु नदी है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा, ना कि गहरा, बड़ा विस्तार इसका होना चाहिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी गॉर्ज कौन सी नदी बनाती है? तो ये कौन सी है? कोलोराडो नदी। कौन सी नदी है? कोलोराडो नदी। ये कहाँ की है? तो ये उत्तरी अमेरिका की नदी है, उत्तरी अमेरिका की नदी है, जिसका उद्गम कोलोराडो के पठार से होता है। दैट्स क्लियर। समझ में आ गया होगा आपको क्या कि अगर कभी पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी गॉर्ज कौन सी बनाती है, तो कोलोराडो नदी कहाँ की है? उत्तरी अमेरिका की है। और निकलती कहाँ से? इसका उद्गम कहाँ पे? कोलोराडो के पठार से निकलती है। ये क्लियर हुआ। अब आगे हम बात करते हैं सिंधु की सहायक नदियों को लेकर। अगर हम सिंधु नदी की सहायक नदियों को लेकर बात करें आपसे, सिंधु की सहायक नदियां देखें हम, तो नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। और एक शब्द और भी यहाँ पे बहुत शानदार है, शानदार ये है टॉपिक, एक हुआ था सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता हुआ। क्या हुआ? सिंधु जल समझौता। और सिंधु जल समझौता किन दो देशों के मध्य में हुआ? तो ये भारत वर्सेस पाकिस्तान। किसके मध्य हुआ? ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ। और जिसमें भारत था, पाकिस्तान था। अब ये समझौता था क्या? समझौता ये था कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो किन किन, उनका जो पानी हो किन किन देशों की ओर जाता है, या पानी किधर किधर जाना चाहिए, किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे ये हुआ कब है, सिंधु जल समझौता हुआ कब है। तो ये हुआ 19 सितंबर 1960 को भारत पाकिस्तान के मध्य में हुआ, जिसमें भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये कौन थे? प्रधानमंत्री, पीएम थे ये। और इधर कौन थे? आयूब खान थे। और ये कौन थे? वहां के राष्ट्रपति। कौन थे? राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के। समझौते में ये हुआ था कि सिंधु नदी व उनकी सहायक नदियों को लेकर, और ये समझौता क्या था जिसमें ऐसा कहा गया कि सिंधु झेलम चेनाब इसका सिंधु झेलम चेनाब का 80% जल, इनका 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा। कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। और इनका 20% जल भारत यूज करेगा। कौन करेगा? भारत यूज। आगे की जो नदियां कौन कौन सी बची हैं? रावी, व्यास, सतलज। कौन कौन सी नदियां हैं आगे? रावी है, व्यास है, सतलज। ये जो नदियां हैं इनका 80% जल
भारत यूज़ करेगा और 20% जो जल है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान। ये है पूरा सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौते में सिंधु झेलम चेनाब का 80% जल पाकिस्तान, 20% भारत। रावी व्यास सतलज का 80% भारत, 20% पाकिस्तान। तो आशा करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि सिंधु जल समझौता किसने कराया? हुआ तो ये था 19 सितंबर 1960 को हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ, कभी पूछ लिया जाए आपसे? समझौता विश्व बैंक की अध्यक्षता में। कब? विश्व बैंक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। विश्व बैंक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो आशा करते हैं ये सारी बातें क्लियर आपको हो गई होंगी। ठीक है, आगे हम डिस्कस कर देंगे सिंधु की सहायक नदियों को लेकर। आगे हमारे पास बचा है सिंधु की सहायक नदियाँ। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, और इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। आज की क्लास में हमने नदियों के बारे में जाना। नदियाँ दो प्रकार की हैं हमारे पास, हिमालय नदी तंत्र है, प्रायद्वीप नदी तंत्र है। हिमालय में हमने सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र को सीखा। प्रायद्वीप में हमने सीखा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। अरब सागर की हम बात करें तो इसमें माही, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी। हालांकि लूनी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, अंतः स्थलीय नदी है ये। और इधर हम बात करें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, बैगई, तुंगभद्रा। अरब सागर में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं वो सबकी सब एस्चुरी का निर्माण करती हैं, क्योंकि इधर का ढलान कैसा है? तीव्र है। और तीव्र ढलान क्यों है? क्योंकि पश्चिमी घाट के पश्चिमी हिस्से में भ्रंशन हो रहा है, दरार हो रही है, जिस वजह से कालांतर में अरब पश्चिमी घाट, भारत का जो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी हिस्सा है वो कालांतर में अरब सागर में विलीन हो जाएगा, समाहित तो हो जाएगा। और इधर नदियाँ क्या करती हैं? बंगाल खाड़ी में गिरने वाली वो सबकी सब क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्यों बनाती हैं? क्योंकि इधर ढलान कैसा? अति मंद है, और नदियों के द्वारा जो निक्षेपण बहा के लाए जा रहे होते हैं, जो अवसाद बहा कर लाए जा रहे होते हैं, वो रास्ते में ही छोड़ दिए जाते हैं, जिस वजह से दलदल बनता है। छोटे छोटे से पानी के स्थान बनते हैं जहाँ पानी भर जाता है, उन्हें स्थानीय भाषा में बील कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने हिमालय नदी तंत्र को पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में समझने का प्रयास किया। सिंधु में क्या देखा? सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट बोखरचू नामक स्थान से निकलती है, जहां इसे सिंगी, खब्बान या सिरमुख के नाम से जाना जाता है। यह नदी भारत में लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है और जम्मू कश्मीर की चिल्लात से बाहर निकलती है। बुंजी नामक स्थान पर, बुंजी गिलगित के समीप बुंजी नामक स्थान पर यह नदी विश्व का सबसे गहरा नदी गौर्ज बनाती है, जिसकी जो गहराई है वो 5181 मीटर है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें, संपूर्ण लंबाई की, तो इसकी 2880 किलोमीटर है। अगर हम लद्दाख के दमचौक से लेके जम्मू कश्मीर की चिल्लास तक की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो 1114 किलोमीटर है। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमने सिंधु जल समझौते के बारे में समझने का प्रयास किया। कब हुआ ये? 19 सितंबर 1960 को हुआ। भारत पाकिस्तान के मध्य में हुआ। पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान थे राष्ट्रपति, और हमारे देश के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो इधर प्रधानमंत्री थे। इन दोनों के मध्य में विश्व बैंक की अध्यक्षता में क्या होता है? सिंधु जल समझौता। और ये 19 सितंबर 1960 को हुआ, जिसमें सिंधु, झेलम, चेनाब का 80% जल किसे यूज़ करने का यूज़ दिया गया? पाकिस्तान को। हमने कहा ठीक है, पाकिस्तान को दे दो भाई, इससे पहले प्रायोरिटी दो भाई, गरीब देश है, तो उसे दे दिया गया। इसके बाद में आते भारत पे, तो इसमें कौन कौन सी नदियाँ थी? इसमें रावी, व्यास, सतलज जो नदियाँ थीं, इनका 80% जल भारत यूज़ करेगा और 20% कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान। तो आशा करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको ये बातें सारी क्लियर कट हुई होंगी, और आप लोग पढ़ते रहिए बेहतरीन तरीके से, लास्ट वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक करेंगे, सभी सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी देख पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा हो पाए। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।